आज हम लोग क्लास 6 के हिस्ट्री एनसीईआरटी हमारा अतीत का अध्याय 6 राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य का कंप्लीट चैप्टर स्टडी करने वाले हैं। अध्याय 6 राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। चुनाव का दिन। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने के लिए जा रहे हैं। यानी कि एक लड़का था शंकरन। चुनाव का दिन था। जब शंकरन सोकर उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी जो थे वो वोट डालने के लिए जा रहे थे और उसके नाना नानी चुनाव को लेकर बहुत ही उत्साहित थे, बहुत ही उत्साह में थे और वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि वे इतने उत्साहित क्यों थे और उसके नाना जी भी बहुत जल्दी में थे, इसीलिए उन्होंने उसे समझाने के लिए कह दिया कि आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। तो इसी एक लाइन पर पूरा यह चैप्टर डिपेंड करता है। तो आगे पढ़ते हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने। शासक का मतलब होता है शासन करने वाला। तो पहले के कुछ लोग शासक कैसे बने थे। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। पहले चुनाव जो था वो मतदान के जरिए नहीं होता था। आज से करीबन 50 वर्षों पहले यह चुनाव स्टार्ट हुआ। तो लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव जो है वो मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, यह एक प्रश्न है कि काफी समय पहले चुनाव तो 50 वर्ष पहले स्टार्ट हुआ, तो काफी समय पहले लोग शासन करते थे, कैसे बनते थे शासक। हमने अध्याय 5 में यह पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे और हम यह बात अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं कि कुछ राजा, उसमें से कुछ राजा जो थे वो कि लोगों द्वारा ही चुने जाते थे। जन यानी कि लोगों द्वारा ही चुनकर आते थे, यानी कि जिसको लोगों को जिसे राजा बनाना होता था वे खुद चुन लेते थे और वे राजा के पद पर बैठ जाते थे। परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। लेकिन 3000 साल पहले, आज से करीबन 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में परिवर्तन हुआ। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। यानी कि आज से करीबन 3000 साल पहले क्या हुआ, तो पहले के समय में क्या होता था कि लोगों द्वारा ही राजा चुन लिए जाते थे और फिर उसके बाद करीबन 3000 साल पहले आज से लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित करते थे और फिर राजा के रूप में प्रतिष्ठित होते थे। और लेकिन आज से करीबन 50 वर्षों से क्या हो रहा है, तो हम शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। तो आपने यहाँ पर 3 तरीके का राजा का चुनाव, शासक का चुनाव देखा। सबसे पहला तो लोगों द्वारा चुना गया, दूसरा यज्ञों के द्वारा प्रतिष्ठित हो गया और तीसरा मतदान के जरिए। तो आगे पढ़ते हैं। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। हमने पिछले के पेज में पढ़ा कि 3000 साल पहले से यज्ञ करके लोग राजा के रूप में प्रतिष्ठित होते थे। तो ये जो अश्वमेध यज्ञ है, एक ऐसा ही एक यज्ञ था, अश्वमेध यज्ञ, जिसके जरिए लोग राजा बनते थे। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस यज्ञ में होता क्या था, एक घोड़ा होता था जिसको राजा के लोगों की देखरेख में, यानी राजा के सिपाहियों की देखरेख में स्वतंत्र घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका, यानी कि इस घोड़े को अगर किसी दूसरे राजा ने रोक लिया तो उससे वहां अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर किसी दूसरे राजा ने इस घोड़े को रोक लिया तो उस राजा को, जो अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा होते थे, उन दोनों को आपस में लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था
कि अश्वमेध यज्ञ कराने वाले जो राजा थे उनसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। यह जो यज्ञ था वो कोई विशेष पुरोहित ही करते थे। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था और यज्ञ करने के बदले में पुरोहित को उपहार दिए जाते थे। अश्वमेध यज्ञ कराने वाला राजा बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल की एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था, यानी कि युद्ध क्षेत्र में जो राजा का रथ चलाने वाला व्यक्ति होता था उसी को उसका सहचर माना जाता था। और सहचर जो था वह यज्ञ के अवसर पर राजा की विजयों या अन्य गुणों का गान करता था। यानी कि जो राजा का सहचर होता था, जो राजा का सारथी होता था, वह युद्ध के यज्ञों के अवसर पर राजा के विजयों यानी राजा किस किस युद्धों में विजय हुए हैं उन सभी चीजों का और उनके गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी खासकर उनकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखने भर का था। यानी कि जो अन्य आमंत्रित किए गए राजा होते थे उनका काम कुछ नहीं होता था, सिर्फ वे बैठ के यज्ञ को देखते थे। और जो अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा होते थे वही सारा यज्ञ करते थे। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ कई अनुष्ठान करता था। विष या वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। हमने पिछले के चैप्टर में पढ़ा था कि पुरोहित लोगों ने लोगों को उनके कार्य के आधार पर 4 भागों में विभक्त किया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसी में जो वैश्य के लोग थे वे सामान्य लोग हुआ करते थे, वे उपहार लेकर आते थे जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे और उन्हें कोई अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था, और वैश्य को ही पुरोहित लोग शूद्र मानते थे। इस यज्ञ में उपस्थित होने वाले की एक सूची बनाओ। पेशे के आधार पर वहां कौन कौन से वर्ग शामिल थे। वर्ण। उस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ भी रचे गए थे। यानी कि इस समय जो था गंगा यमुना के क्षेत्र में बहुत सारे ग्रंथ रचे गए थे। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। तो इन सभी ग्रंथों की रचना ऋग्वेद के बाद हुई थी, इसलिए इनको उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता था। इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल होते हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। और ये सभी जो ग्रंथ है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और अन्य ग्रंथ, इसमें पुरोहितों द्वारा विभिन्न अनुष्ठान यज्ञ की क्रियाएं करने की विधि बताई गई है कि कैसे किया जाता है। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे जिसमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। तो उस समय कई समूह में लोगों को बांट दिया गया था। सबसे पहला पुरोहित, योद्धा, कृषक। पुरोहित यानी कि पूजा पाठ करने वाले, याज्ञिक क्रियाएं अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति। योद्धा यानी कि युद्ध में लड़ाई करने वाले। कृषक यानी कि किसान, खेती करने वाले। पशुपालक यानी कि पशुओं को पालने वाले। व्यापारी यानी सामान की खरीद बिक्री करने वाले। शिल्पकार यानी मूर्ति बनाने वाले लोग। श्रमिक यानी कि मजदूरी करने वाले, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। यहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। इसमें जो कृषक और व्यापारी होते थे वे भी धनवान हुआ करते थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। इसमें इन सभी के बारे में हमने जाना कि समाज में कई समूह थे, तो उसमें से कृषक और व्यापारी धनवान थे और पुरोहित, योद्धा, कृषक, व्यापारी धनवान थे और बाकी सब जो थे वे निर्धन थे। पुरोहितों को ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था जिन्हें वर्ण कहते हैं। हमने पहले भी पढ़ा कि वर्ण
4 वर्णों के बारे में जाना, तो पुरोहितों ने उनको 4 वर्गों में विभाजित किया था। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। उसके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे और ये जो बंटवारा हुआ था, ये जो विभाजन हुआ था, यह कार्यों के आधार पर हुआ था। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन अध्यापन यानी कि वेदों को पढ़ना, पढ़ाना और यज्ञ करना था, जिसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरे नंबर पे शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। इनका काम युद्ध करना था और लोगों की रक्षा भी करना था। तीसरे स्थान पर विश्य या वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी। कृषक, पशुपालक और व्यापारी वैश्य में आते हैं। क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, यानी जो क्षत्रिय और वैश्य था उन दोनों वर्णों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था और जो ब्राह्मण थे वो यज्ञ करवाते थे। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य 3 वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया, यानी कि औरतों को भी शूद्र के श्रेणी में रखा गया था और उनको भी शूद्र माना जाता था। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का भी अधिकार नहीं था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण, माता पिता की संतान ब्राह्मण होती थी, यानी कि जो वर्ण का निर्धारण था वो जन्म के आधार पर होता था। यानी कि जो ब्राह्मण होते थे उनकी संतान, उनका बेटा जो था वो ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, शूद्र का बेटा शूद्र, वैश्य का बेटा वैश्य, ऐसे करके ही वर्णों का निर्धारण होता था। बाद में कुछ लोग को अछूत भी माना गया था, जिनसे संपर्क करना अपवित्र माना जाता था। अछूत वर्गों में शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक। शिल्पकार मूर्ति बनाने वाले, शिकारी पशुओं का शिकार करने वाले, भोजन संग्राहक यानी कि भोजन का संग्रह करने वाले लोग अछूत वर्गों में शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे, और अछूत वर्गों में भी वे ही लोग आते थे जो शवों को दफनाते थे या फिर जलाते थे। इन लोगों से संपर्क करना, इन लोगों से दूरी बनाकर ही रखा जाता था, क्योंकि इनसे संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। उसमें से कुछ लोगों को ये वर्ण व्यवस्था पसंद आई, कुछ को नहीं आई, तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ राजा तो स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे, लेकिन राजा को तो क्षत्रिय के श्रेणी में रखा जाता था। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे, तो कुछ लोगों को यह पसंद नहीं था कि जन्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण हो। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी, तो वहीं पूर्वोत्तर के तरफ सामाजिक और आर्थिक असमानता बहुत ही कम थी। वहां पे लोगों में भेदभाव नहीं किया जाता था। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी सीमित था और वहां पे पुरोहितों का प्रभाव भी नहीं था। लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया? तो लोगों को, कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आया, इसीलिए किया। जनपद, महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन्म के राजा ना होकर जनपदों का राजा माने जाने लगे। महायज्ञ को करने वाले राजा अब जन्म के राजा यानी कि आदमी के राजा ना होकर जनपद के राजा मानने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में दिखाए गए हैं। मानचित्र 4, हम मानचित्र 4 आगे देखेंगे। पुरातत्वविदों ने इस जनपदों की कई बस्तियां की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। यानी कि कुछ प्रमुख जनपदों में दिल्ली का पुराना किला, उत्तर प्रदेश का मेरठ में हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा प्रमुख जनपद है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, यानी जनपद के जो लोग थे वे झोपड़ियों में रहते थे। मवेशियों और अन्य जानवरों को पालते थे, यानी पशुपालक भी थे, और चावल, गेहूं,
धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलों को भी उगाया करते थे। क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसे फसल का नाम मिला जिसका उल्लेख अध्याय 4 में नहीं है? लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें से कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे, और जनपद के जो लोग थे वे मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, और उसमें से कुछ धूसर कलर के तो कुछ लाल कलर के होते थे। इन पुरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। तो जनपद में के पुरा स्थलों से जो बर्तन मिले हैं उनको चित्रित धूसर पात्र के रूप में के नाम से जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है, और ये बर्तन ऐसे हैं जिन पर चित्रकारी की गई है। ऐसा ही एक बर्तन आप यहाँ पर देख सकते हैं और इस पे चित्रकारी की हुई है। ये आमतौर पर सरल रेखा और ज्यामितीय आकृतियों में है, और ये सरल रेखा के रूप में है। चित्रित धूसर पात्र, इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली हैं, यानी कि चित्रित धूसर पात्र में थाली और कटोरी मिली है। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने हैं, और इनकी सतह बहुत पतली और सुंदर और चिकनी भी है। शायद इनका प्रयोग किसी विशेष मौकों पर किया जाता था। महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए भी इनका यूज होता था। महाजनपद, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। तो हमने पिछले की पृष्ठ में जनपद के बारे में पढ़ा, तो उसमें से कुछ जनपद जो थे वो आज से करीबन 2500 साल पहले कुछ जनपद बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए, जिनको महाजनपद के नाम से जाना जाने लगा। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। मानचित्र 4, इसमें से कुछ महत्वपूर्ण जनपद भी हैं और कुछ महाजनपद को भी दिखाया गया है, जैसे गांधार, तक्षशिला, अवंती, कौशांबी, वज्जी, अंग, वैशाली, मगध, ये सभी जनपद और महाजनपदों के नाम हैं। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी और महाजनपदों की एक राजधानी भी होती थी। कई राजधानियों में किलाबंदी भी की गई थी, अर्थात चारों ओर लकड़ी और ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। यानी कि इस तरह की किलाबंदी महाजनपदों के चारों ओर की गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण के डर से अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। तो लोगों ने इन ऐसे किलों का निर्माण क्यों किया था? तो अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल और ऊंची प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति प्रदर्शन भी करते थे। यानी कि ये जो किलाबंदी थी यह दो प्रयोजन से की जाती थी। पहले तो दूसरे राजा के आक्रमण से बचने के लिए, और दूसरा जो था वो समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए। इस तरह किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण करना भी सरल हो जाता था, और किले में के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण करना सरल होता था किलाबंदी के जरिए। इस तरह की विशाल दीवारें बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता होती थी, और ये दीवारें ऐसे ही नहीं बन जाती थी, इसके लिए बहुत ही योजना की आवश्यकता होती थी। और लाखों संख्या में ईंटों और पत्थरों का इंतजाम भी करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। तो यह बनाने के लिए बहुत ही परिश्रम की आवश्यकता होती थी। इसके लिए संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। तो राजा दूसरे राजाओं के डर से, आक्रमण के डरने से सिपाहियों को रखा जाता था पूरी साल। कुछ भुगतान और संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था, और सिपाहियों को वेतन के रूप में आहत सिक्के दिए जाते थे। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 9 में पढ़ोगे। महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे? 2 अंतर बताओ। कौशांबी किले की दीवार। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है। यह जो चित्र है
यह आधुनिक उत्तर प्रदेश यानी कि अभी प्रेजेंट में जो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, कि इलाहाबाद के पास मिली हुई है ईंट के दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था और इसका जो निर्माण था आज से करीबन 2500 साल पहले किया गया था। कर महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसीलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। तो महाजनपदों के राजा थे, वे विशाल किले बनवाते थे, किला बंदी करवाते थे और बड़ी बड़ी सेना रखते थे दूसरे राजाओं के आक्रमण के डर से, इसीलिए उन्हें काफी मात्रा में पैसों की आवश्यकता होती थी, प्रचुर संसाधन की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर, यानी कि पहले तो हमने पढ़ा कि महाजनपदों के राजा को उपहार देते थे सभी लोग और वे उसी पे निर्भर रहते थे, लेकिन अब जो था वे उस पे निर्भर न रहकर नियमित रूप से कर वसूलना, टैक्स वसूलना स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ पे कुछ कर के भाग दिए गए हैं। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे, यानी कि महाजनपद में जो थे अधिकांश लोग खेती करने वाले लोग थे, कृषक थे, इसीलिए यह जो कर था फसलों पर लगाया गया कर वह बहुत ही महत्वपूर्ण कर था। प्रायः उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था जिसे भाग कहा जाता था, यानी कि किसान जो अपना उपज करते थे उसमें से 1/6वां हिस्सा राजा को कर के रूप में दे देते थे। कारीगर के ऊपर भी कर लगाए जाते थे जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, और जो कारीगर होते थे उसके ऊपर भी काफी तरह के कर लगाए गए थे जो कि श्रम के रूप में चुकाए जाते थे मेहनत करके। जैसे एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था, तो कारीगर ये कर देते थे कि वे एक महीने में 1 दिन राजा के लिए कार्य कर देते थे और उनका कर यही होता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, और जो पशुओं को पालने वाले लोग होते थे उनको जानवरों या उसके उत्पाद के रूप में राजा को कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने या बेचने पर कर देना पड़ता था, यानी कि जो व्यापारी होते थे वे जब सामान को खरीदते और बेचते थे तब उन्हें कर का भुगतान करना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। जो शिकारी और खाद्य संग्राहक, भोजन का संग्रह करने वाले लोग थे, उनको जंगल से प्राप्त जो भी वस्तुएं प्राप्त होती थी उसमें से कुछ राजा को देना पड़ता था कर स्वरूप। आखेटक तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या देते होंगे, तो उन्हें जो जंगल से मिलता होगा वो देते होंगे। कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए, यानी कि कृषि में 2 परिवर्तन आए इस युग में। तो पहला परिवर्तन तो जो था वो था हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, यानी हल के जो फाल थे वो लोहे के बनना स्टार्ट हो गए। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था, इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, यानी कि कृषि में जो परिवर्तन हुआ उसमें 2 बड़ा परिवर्तन था। पहला तो जो था वो हल का फाल उसमें लोहे का बनने लगा, हल का फाल जो था वो लोहे का बनने लगा, और दूसरा लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, धान के पौधों को उगाना शुरू किया, अर्थात खेतों में बेत छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान का पौधा तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। यानी कि पहले क्या होता था, धान के बीज को खेतों में छिड़क दिया जाता था और धान उपजाया जाता था, लेकिन अब क्या हुआ कि अब धान के पौधों को तैयार कर उसको रोपा जाने लगा। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसीलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगी। इन दोनों परिवर्तन से क्या फायदा हुआ, तो पैदावार बहुत बढ़ गई। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था और इसमें परिश्रम भी काफी ज्यादा लगता था। ये काम ज्यादातर दास दासी या भूमिहीन खेतीहर मजदूर कम कार्य करते थे, यानी यह जो कार्य था वो कौन करते थे, तो दास दासी और भूमिहीन खेती मजदूर। भूमिहीन यानी भूमि से हीन, यानी जिसके पास भूमि नहीं होती थी वे मजदूर करते थे। क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देते होंगे? सूक्ष्म निरीक्षण का मगध। यहाँ पे हम मगध का सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे। मानचित्र 4
पृष्ठ 57 में मगध को ढूंढो। मानचित्र 4 पृष्ठ 57 मगध। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। तो आज से करीबन 200 साल पहले मगध बहुत ही महत्वपूर्ण जनपद बना। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। ये यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। तो जो गंगा और सोन जैसी नदियां थी वे क्यों महत्वपूर्ण थी? तो सबसे पहले यातायात के लिए, दूसरा जल वितरण के लिए और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना में काम में लाया जाता था। मगध का दो हिस्सा था। पहला जो हिस्सा था, एक हिस्सा जंगलों से पूरा भरा हुआ था और उसमें हाथी भी रहा करते थे, जिसको पकड़कर उनको शिक्षित करके, प्रशिक्षित करके सेना में काम में लाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां और रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी और जंगलों को काट काट कर उससे घर, लकड़ियां और रथ भी बनाया जाता था। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत ही उपयोगी थी। जो लौह अयस्क की खदानें हैं उससे मजबूत हथियार और औजार बनाया जाता था। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक भी थे। पहला तो बिंबिसार और दूसरा अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। यानी कि जो बिंबिसार और अजातशत्रु थे वे अन्य जनपदों को भी जीतना चाहते थे। इसके लिए वे हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद और एक महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया। यानी कि यह जो मगध का शासन है वह राजतंत्रात्मक शासन का एक उदाहरण है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर दो बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। पहला बिंबिसार और दूसरा अजातशत्रु, और वे अन्य जनपदों को भी जीतना चाहते थे, जिसके लिए वे कई साधन, अपने हर संभव साधन को हर संभव प्रयास करते थे। बिहार में राजगृह कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही और इनकी जो राजधानी थी वह बिहार में स्थित राजगृह थी, जिसको आधुनिक में राजगीर नाम से जाना जाता है। बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। पहले तो राजधानी जो थी वो राजगीर थी और बाद में यह राजधानी राजगीर से हटकर पाटलिपुत्र बन गई। 2300 साल से भी पहले की बात है। मेसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। यानी कि एक मेसेडोनिया का एक राजा था सिकंदर, जो कि पूरे विश्व को जीतना चाहता था। पूरी तरह सफल ना होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। वो पूरी तरह से सफल ना होने पर भी, वह पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्य को जीतकर भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे पहुंच गया। कौन? तो मेसेडोनिया का राजा जो सिकंदर था, जो पूरे जग को जीतना चाहता था। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा, जब वह मगध में आना चाहा, तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। जो सिकंदर के जो सिपाही थे उन्होंने मना कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे, वे डर गए थे। क्यों? क्योंकि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। वे जो थे, सिकंदर के जो सिपाही थे, वे पैदल, भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की जो बहुत बड़ी सेना थी उसे डर गए थे। इन सेनाओं का ऋग्वेद में उल्लेखित सेनाओं के बीच में तुम्हें क्या अंतर दिखता है? वज्जी। दूसरा हम लोग सूक्ष्म निरीक्षण में वज्जी पढ़ेंगे, जो कि एक गणतंत्रात्मक शासन का उदाहरण है। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। इसके नजदीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। यानी कि मगध के पास ही एक वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे, यानी कि गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। यानी कि कई सदस्यों वाले समूह को गण कहा जाता है। और संघ अर्थात संगठन या सभा, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। गण या संघ में कई शासक होते थे।
कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे। इसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था और गण और संघ जो थे उसमें कई तरह के शासक होते थे और एक साथ कभी कभी तो ऐसा होता कि एक साथ ही सभी लोग शासन करते थे और प्रत्येक व्यक्ति को राजा कहा जाता था। हमने पिछले सूक्ष्म निरीक्षण मगध में पढ़ा जो कि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, उसमें केवल एक ही राजा होता था। लेकिन जो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी वज्जी, इसमें प्रत्येक व्यक्ति एक साथ शासन करता था और प्रत्येक व्यक्ति को ही राजा कहा जाता था। ये सभी राजा जो थे विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे और सभी एक साथ मिलजुल कर अनुष्ठान करते थे। समाओं में बैठकर बातचीत करते थे, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चा भी करते थे। स्त्रियां, दास तथा कर्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे और ये इन सभाओं में स्त्री, दास और कर्मकार हिस्सा नहीं लेते थे। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। इसमें जो गौतम बुद्ध और महावीर थे दोनों ही गण और संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। वज्जी संघ, यह वर्णन दिग् निकाय से लिया गया है। दिग् निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। वज्जी संघ का वर्णन एक बौद्ध ग्रंथ दिग् निकाय में लिखा गया है जिसमें यह वर्णन लिया गया है, जिसमें बुद्ध ने कई व्याख्यान दिए हुए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। हमने मगध के राजा के बारे में पढ़ा, वहां पर अजातशत्रु थे जो कि विभिन्न साधनों का उपयोग करके पूरे गणराज्यों को, कई गणराज्यों पे अपना कब्जा जमाना चाहते थे। तो अजातशत्रु वज्जी संघ पर भी आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा और अजातशत्रु का मंत्री, उसका नाम था वस्कार, उसने बुद्ध के पास उसको अपने मंत्री को सलाह करने के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं? तो बुद्ध ने उनसे, किनसे? तो मंत्री वस्कार से पूछा कि वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। तब जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहे होंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। जब अजातशत्रु के मंत्री बुद्ध के पास सलाह के लिए गए कि उन्हें क्या करना चाहिए, आक्रमण करना चाहिए कि नहीं, तब बुद्ध ने कहा कि जब तक वज्जीवासी, वज्जी में रहने वाले लोग, वे लोग नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर कार्य करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे और बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, तब तक वे उन्नति करते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे, विभिन्न माताओं, लंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर रोक नहीं लगाएंगे। तब तक वे वज्जीवासी उन्नति करेंगे। यानी कि जब तक वज्जीवासी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उनको बंधक नहीं बनाएंगे, तब तक वे उन्नति करते रहेंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे तब तक, और विभिन्न माताओं, लंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर रोक नहीं लगाएंगे। वज्जी संघ अन्य महाजनपदों से कैसे भिन्न था? कम से कम 3 अंतर बताओ। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। वज्जी संघ के जो संघ थे उसमें उस संघ को कई शक्तिशाली राजा जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। लेकिन वज्जी संघ का जो राज्य था वो आज से करीबन 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर ली और उसके बाद गुप्त शासकों ने आक्रमण कर गण वज्जी संघ को पर विजय प्राप्त कर ली और उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में तुम अध्याय 11 में पढ़ोगे। अन्यत्र अपने एटलस में यूनान और एथेंस ढूंढो। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने
एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। हमने अब तक राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के बारे में जाना। तो लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने ही प्रजातंत्र शासन की स्थापना की थी। यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली और यह व्यवस्था थी वो 200 सालों तक चलती रही। इसमें 30 साल के ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे, और इसमें पूर्ण नागरिकता 30 साल से ऊपर तक के सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो कि दास नहीं थे, यानी दासों को प्राप्त नहीं थी। वहां एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी, और एक सभा भी थी जो एक साल में 40 बार बुलाई जाती थी। क्यों? तो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए। इस सभा में नागरिक भाग ले सकते थे। तो नागरिक कौन थे? 30 साल के ऊपर सभी पुरुष जो कि नागरिक थे, जिसमें दास नहीं थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों के द्वारा की जाती थी, और लॉटरी के द्वारा पदों को पर नियुक्ति होती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था, यानी कि दासों को और औरतों को नागरिकों का दर्जा नहीं था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले, और व्यापारियों और शिल्पकारों को भी कुछ विदेशियों को भी नागरिक का अधिकार नहीं मिला। एथेंस में खादानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक का अधिकार नहीं मिला, और उसमें जो दास थे उनको भी नागरिक का अधिकार नहीं मिला। क्या एथेंस में वास्तव में जनतंत्र था? इस चैप्टर का नोट्स का PDF का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहे तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।